नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ कि बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर पलटन बाजार में मास्क नहीं पहनने वालों पर आज से सख्त कार्रवाई होगी। ये आदेश जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वालों पर चालान काटने के लिए टीम का गठन भी कर दिया है और टीमों की संख्या बढ़ाई गई है। 200 रुपए का चालान काटकर उनको मास्क दिया जाएगा। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती आशंका को देखते हुए डीएम की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है। बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने पर सख्त कार्रवाई करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। पुलिस प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वालों पर चालान काटने के लिए टीमों की संख्या बढ़ा दी है। 200 रुपए का चालान काटकर मास्क भी दिया जाएगा। चूंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है, त्योहारों को देखते हुए बाजारों में भी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लिहाजा प्रशासन अब सख्त हो गया है। कोरोना संक्रमण की बढ़ने की आशंका को लेकर डीएम की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है। पलटन बाजार में मास्क नहीं पहनने पर अब आपका चालान काटा जाएगा। 200 रुपए का चालान हो सकता है, लिहाजा अगर आप बाजार का रुख कर रहे हैं तो मास्क पहन कर निकलें, क्योंकि आप पर प्रशासन की नजर होगी। टीमों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, ऐसी टीमें जो कि मास्क नहीं पहनने पर चालान काटेंगी। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या तैयारियां हैं इस आदेश का सख्ती से पालन करवाने को लेकर? देखिए अमित, फेस्टिव सीजन है और आशंका यह है कि फेस्टिव सीजन में चूंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, अधिक से अधिक लोग घरों से बाहर निकलेंगे, तो जो कोरोना का संक्रमण है वो और भी तेज़ी के साथ गहरा सकता है। इसी के मद्देनज़र प्रशासन अलर्ट है। ये निर्देश जारी किए गए हैं कि चाहे पलटन बाजार हो या कोई भी जो सार्वजनिक स्थान हो, वहाँ पर जहाँ पर भी भीड़ भाड़ हो, ये देखा जाए कि लोगों ने मास्क पहना है या नहीं पहना है, और यदि मास्क नहीं पहने हुए लोग मिलें तो उन पर सख्ती बरती जाए। 200 रुपये की पेनल्टी जो नियमानुसार लगनी है वो लगाई जाए और साथ साथ लोगों को मास्क भी वितरित किए जाए। पलटन बाजार का जिक्र इसलिए भी किया गया है कि ये बेहद पॉश इलाका है, यहाँ 24 घंटे बहुत भीड़भाड़ होती है इस बाजार में। तो प्रशासन की कोशिश है कि कम से कम जो लोग घरों से बाहर निकलें वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके साथ साथ मास्क को अनिवार्य रूप से पहने। और जहाँ भी बाजारों में जिन भी सार्वजनिक स्थलों पर लोग अगर बिना मास्क के नजर आते हैं तो ये निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल उनका मौके पर ही 200 रुपये का चालान काटा जाए, साथ साथ उनको मास्क भी दिया जाए। कोशिश यही है कि लोग अवेयर हों कि जब भी वो घरों से बाहर निकले, खासकर इस फेस्टिव सीजन में जब भीड़ भाड़ होती है, तो पूरी तैयारियों के साथ, पूरी सावधानी के साथ घरों से बाहर निकले, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है उसको कम से कम किया जा सके। जी ठीक है सुनील, ये तो हुई प्रशासन की सख्ती की बात, लेकिन लोगों में किस प्रकार की जागरूकता है? क्या लोग ये समझ पा रहे हैं क्या कि ये सब कुछ उनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, उनकी जान के लिए किया जा रहा है? देखिए हमें धीरे धीरे अवेयरनेस तो लोगों में देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि ये गांधी पार्क है। यहाँ पर सुबह बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और हम देख रहे हैं कि अधिकांश लोग जो भी यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए पहुँचे हैं उन्होंने यहाँ पर मास्क पहना हुआ है बाकायदा। तो ये हम कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। जिस तरह से कोरोना का लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, तो प्रशासन की भी यही कोशिश है कि किसी भी तरह से जो क्योंकि यहाँ पर पहले चरम पर कोरोना पहुँचा था, अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से बेहद कम संख्या में कोरोना के केस यहाँ पर आ रहे हैं और प्रशासन की कोशिश है कि इस स्थिति को यथावत बनाया जा सके, ये कम हो लेकिन संक्रमण बढ़े नहीं, जिस तरह की आशंका फेस्टिव सीजन में दिखाई दे रही है। तो उसी के मद्देनजर ये सारे एहतियात बरते जा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वो बेहद सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ घरों से बाहर निकले। प्रशासन का कोई भी अभियान तभी कामयाब होता है जब उसमें लोगों का भी समर्थन मिलता है। बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर गैरसैंण के डेवलपमेंट में प्राइवेट पार्टनर भी शामिल होंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि 25,000 करोड़ रुपए से राजधानी क्षेत्र का विकास होना है और डेवलपमेंट के लिए पीपीपी मॉडल सफल मॉडल होगा। वहीं सीएम ने गैरसैंण में सचिवालय का शिलान्यास भी किया, जिसकी लागत 110 करोड़ रुपए होगी और जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा। सीएम ने कहा कि गैरसैंण का सचिवालय पारंपरिक पहाड़ी शैली में तैयार किया जाएगा। सभा के लिए और राजधानी के लिए जो एक बड़ी आवश्यकता होती है कि उसका सचिवालय वहाँ पर होना चाहिए, उस सचिवालय का भी आज यहाँ पर शिलान्यास किया गया है और बहुत जल्दी इसका जो निर्माण कार्य है वो भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। आज विकास का जो दुनिया में सबसे सफल मॉडल है वो पीपी है, ट्रिपल पी मॉडल है। और किसी स्टेट में जितना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट आए वो
विकास के नए नए रास्ते खोलता है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जहां राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के सहारे जनता के बीच जाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस में कंफ्यूजन बरकरार है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव में बेहतर वादे और दावे किसी भी राजनीतिक पार्टी की जीत और हार का अंतर बढ़ा सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में विपक्षी कांग्रेस में इन वादों और दावों को लेकर एक मुंह नहीं दिख रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने तो आम आदमी पार्टी के दावे चुराकर उन्हें कांग्रेस का वादा करार दे दिया है। हरीश रावत 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने पर मुफ्त बिजली और पानी के साथ ही सरकारी नौकरी का वादा अभी से खुलेआम करने लगे हैं कि हम 100 यूनिट से लेकर के 200 यूनिट के बीच अगले 2 सालों के अंदर फ्री बिजली लोगों को दे सकें, प्रति परिवार दे सकें, और साथ साथ जो है 25 लीटर अच्छा शुद्ध पेयजल भी 2 साल के अंदर सबको प्रति परिवार उपलब्ध करवा सकें। और नौकरी का वादा सर आपने? हाँ, नौकरी के लिए जितने पद खाली हैं कांग्रेस 2 साल के अंदर उनको भर देगी। हैरानी की बात यह है कि हरीश रावत खुले मंचों से जनता से वादे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने दो टूक कह दिया है कि कांग्रेस जनता से ऐसा कोई वादा नहीं करेगी जो पूरा ना किया जा सके। हम कह देंगे बिजली पानी फ्री दे देंगे, दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? हम लोग तो हमेशा तिवारी जी के सीख रही, जो कर सको वही कहना चाहिए, तो हम लोग वही करेंगे, कहेंगे जो कह सकेंगे। साफ है कि कांग्रेस के नेता अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि आखिर किन वादों और दावों की चाशनी जनता के सामने परोसी जाएगी। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का हाल अपनी ढपली अपना राग सरीखा है, जो सत्ता में काबिज बीजेपी के लिए किसी मधुर धुन से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और बात करते एक बड़ी खबर की। साल 2012 में आचार संहिता के उल्लंघन और कर्मचारियों से बदसलूकी के मामले में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने मंत्री पर 3 महीने का कारावास और 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने मंत्री को धारा 143 के तहत दोषी करार दिया है। हालांकि मंत्री हरक सिंह रावत को जमानत मिल गई है। वहीं पूरे मामले में हरक सिंह रावत के अधिवक्ता रौथाण का यह कहना है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और वो जल्द ही जिला जज की अदालत में मामले को चुनौती देंगे। कोर्ट ने जो है मंत्री जी को जो है इसमें कन्विक्टेड किया है और हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट माननीय जनपद न्यायालय में जो है अपील करेंगे। अपील हम जो है 30 दिन के भीतर दाखिल कर देंगे। इसमें क्या आप सर फैसला आया है? फैसला जो है मंत्री जी को उन्होंने जो है कोर्ट ने 3 माह की सजा और 1000 रुपये से दंडित किया है, तो हम इस फैसले को चुनौती देंगे। इस साल सर्दियों के शुरू होते ही आग से कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं और अब जंगलों की आग लोगों के घरों तक पहुंच रही है। आग को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर लापरवाही का आरोप लगाया है, तो वहीं वन मंत्री ने कहा है कि अब पूरे साल भर के लिए फायर कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं। वन पंचायतों में हजारों लोगों की नियुक्तियां भी की जा रही हैं। लगती थी, लेकिन जाड़ों में भी अब आग लगने लगी, तो इससे लगता है कि प्रदेश सरकार बिल्कुल सोई है और कहीं पे भी उनका प्रशासन पे कोई नियंत्रण नहीं है। और हमारी मांग है कि तत्काल प्रदेश सरकार द्वारा इसमें एक ठोस कार्य योजना बना के तत्काल जो भी ये प्लानिंग होती है उसको करके इसको भविष्य के लिए रोका जाएगा। लगने वाली आग को कंट्रोल कर पाएंगे। मैंने ये निर्देश दिए है कि अब पूरे साल भर कभी भी जंगल में आग लगती है तो हमारा एक कंट्रोल रूम, हमारे जो अभी हम कैंपा के माध्यम से 10,000 वन परिवारों की तैनाती करने जा रहे हैं। उधर कॉर्बेट पार्क के झिरना रेंज में आज हाथियों का एक झुंड टहलता हुआ नजर आया, तो वहां से गुजर रहे सैलानियों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। फिर हाथियों का झुंड जंगल की ओर निकल गया। तस्वीरें देखिए आप, जो रामनगर के कॉर्बेट पार्क से सामने आई हैं। हाथियों का झुंड चहलकदमी करता हुआ दिख रहा है। इसी दौरान यहां से कुछ सैलानी गुजर रहे थे, उन्होंने अपने मोबाइल कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर लिया।
दीपावली में उल्लुओं की तस्करी के मद्देनजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन की टीम इन दिनों रात भर सर्च अभियान चला रही है, खासकर जंगल से लगी नदियों और पूजा पाठ वाले स्थानों पर जहां तांत्रिकों के पूजा पाठ करने या फिर तस्करी की आशंका बनी रहती है। दरअसल दिवाली आते ही मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू की जान पर बनाती है। दिवाली में उल्लू सुरक्षित रह सकें, इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने कमर कस ली है। रिपोर्ट देखिए। दिवाली पर मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। ऐसे में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए देश भर में कई टोटके भी किए जाते हैं, जिनमें मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू की जान पर बनाती है। कुछ लोग तंत्र विद्या से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उल्लू की बलि भी देते हैं। कुछ भ्रांतियां भी हैं लोगों में, और खासतौर से तंत्र विद्या वाले लोग हैं वो इसका शिकार करते हैं और वो जो तंत्र विद्या में इसका उपयोग करते हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी खतरा मंडरा जाता है और ये इस समय ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। उल्लू को इन अंधविश्वासियों से बचाने के लिए वन विभाग भी मुस्तैद है और कॉर्बेट में उल्लुओं की सुरक्षा के चलते कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, जिससे कि जंगल का ये जीव जंगल में सुरक्षित रह पाए। इस समय में अवैध पातन, अवैध शिकार, खास करके जो हमारे आउल्स की अलग अलग प्रजातियां हैं उनके वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाती हैं इस समय में, तो उन सब पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और पूरा कॉर्बेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हाई अलर्ट पे है। पर्व त्योहार से अक्सर कई अंधविश्वास भी जुड़े होते हैं। ऐसा ही एक अंधविश्वास उल्लू से जुड़ा हुआ है, जहां तंत्र साधना करने वाले तांत्रिक इसकी बलि देते हैं, जो अपराध है और ऐसा करते पकड़े जाने पर जेल भी हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी के तहत केदारनाथ के रक्षक कोतवाल के रूप में पूजे जाने वाले भैरवनाथ मंदिर के कपाट आज बंद किए गए। केदारनाथ के मुख्य पुजारी ने दोपहर में मंदिर में भोले बाबा की पूजा अर्चना कर भोग लगाया। इसके बाद वो केदारनाथ के पास एक पहाड़ी पर स्थित भैरवनाथ मंदिर पहुंचे और कपाट बंद करने की प्रक्रिया की। इस दौरान भगवान भैरवनाथ का दूध और घी से अभिषेक किया गया। टिहरी में जिला पूर्ति विभाग द्वारा पीडीएस ऑनलाइन सिस्टम के तहत राशन की दुकानों को ऑनलाइन किए जाने की योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है। जिले की 1056 दुकानों में से अभी तक सिर्फ 356 दुकानें ही ऑनलाइन हो पाई हैं। कई जगहों पर नेटवर्क कनेक्टिविटी के चलते दिक्कतें आ रही हैं, जिससे अब विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों से अन्य राज्यों की तरह पोस मशीनों की डिमांड की जा रही है, जिस पर विभाग द्वारा 700 पोस मशीनें जल्द ही जिले को उपलब्ध करवा दी जाएंगी। हमारे जो दुकानदार इतने प्रशिक्षित नहीं हैं कि वे व्यावहारिक रूप से चला सके। दूसरा, नेटवर्क का इश्यू भी कई क्षेत्रों में आ रहा है, तो इसी के ध्यान रखते हुए हमने शासन को भी एक कंपैरेटिव चार्ट की रिपोर्ट बना के भेजी थी और ये बताया था कि जो और राज्यों में हम पोस्ट मशीनें यूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा हम अगर इसको ऑटोमेट करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसी क्रम में हमारे सचिव द्वारा ये आश्वासन मतलब जिले में बोला गया है कि 700 पोस्ट मशीनें हमें मिलेंगी। यार रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। परिवहन विभाग उन प्रवासी लोगों को रोजगार देने की योजना बना रहा है जो इलेक्ट्रिक वाहन चलाना चाहते हैं या फिर मोटर कैब स्कीम बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या पूरे राज्य में ऐसा संभव हो पाएगा? आप इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में परिवहन विभाग प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने की नीति पर काम कर रहा है। विभाग उन प्रवासी लोगों को रोजगार देना चाहता है जो रेंट पर मोटर कैब चलाने के बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं। टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए विभाग इलेक्ट्रिक वाहन भी चलाने पर विचार कर रहा है। एक हम लोग अभी नीति बना रहे हैं, एक स्कीम बना रहे हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिक कारें हैं उनको रेंट पे देने के लिए व्यवस्था की जाएगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके इच्छुक हैं, तो इनके लिए क्योंकि नीति नहीं है, एक रेंट मोटर कैब स्कीम होती थी, उस स्कीम केंद्र सरकार की स्कीम है। उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि एक व्यक्ति के पास या एक कंपनी के पास 50 का फ्लीट होना चाहिए गाड़ी। हालांकि परिवहन के कारोबार से जुड़े लोगों को इस पर ऐतराज है। वो तो इस योजना की कामयाबी पर अभी से सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहाड़ में चल पाना संभव नहीं है। के लिए तो ले आए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये कोई नीति बना रहे हैं, लेकिन अगर ये 3 पहिया वाहन
अगर ये पहाड़ी क्षेत्रों में चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा, क्योंकि बैलेंसिंग इन गाड़ियों की नहीं होती है। तो सबसे पहले तो सरकार को ये सोचना है कि जो ये वाहन इलेक्ट्रिक आएंगे 3 पहिया वाहन, तो ये कहाँ चल पाएंगे। पहले से गाड़ियों का दबाव और ऊपर से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पहाड़ में दौड़ाकर प्रवासियों को रोजगार देना ऐसी योजना है जिसका साकार होना तो दूर, धरातल पर उतरने में भी अभी कई रोड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पहाड़ में विंटर टूरिज्म को लेकर सरकार खाका तो खींच रही है, लेकिन कोरोना ने पहाड़ में रोजगार के साथ ही टूरिज्म को खासा नुकसान पहुंचाया है। कोरोना से पहाड़ का पर्यटन अब भी उभर नहीं पाया है। लॉकडाउन की चपेट में आए पर्यटन पीक सीजन के बाद अब ऑटम सीजन पर भी कोविड की छाया दिख रही है। दशहरे से दिवाली तक बंगाली और गुजराती पर्यटकों से गुलजार रहने वाले पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की कमी है, तो वहीं बंगाली और गुजराती पर्यटन न आने का प्रभाव होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, नाव समेत बाकी कारोबार पर भी सीधे तौर पर पड़ने लगा है। टूरिस्ट की वजह से काम चलता है, अगर टूरिस्ट नहीं आता तो फिर काम ही कहाँ से चलेगा सर। हर इंसान ये परेशान है और कोरोना के चक्कर में लोग घर से बाहर निकलने बहुत तो मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि वो डर रहे हैं। दरअसल इन दिनों पहाड़ में ऑटम सीजन रहता है, तो गुलाबी ठंड के बीच गुजराती और बंगाली पर्यटक पहाड़ घूमना पसंद करते हैं। नैनीताल, मुंसियारी और रानीखेत घूमने के लिए 3 महीने पहले से ही अपनी ट्रेन, बस और टैक्सी के साथ साथ होटलों की भी बुकिंग कर लेते हैं। वो 3 महीने पहले प्लानिंग करते हैं, क्योंकि बहुत दूर से आना होता है। तो इस बार ना बंगाली टूरिस्ट आता दिख रहा है, ना गुजराती टूरिस्ट आता दिख रहा है। सरकार भले ही विंटर टूरिज्म का सपना पाल रही हो, लेकिन इस बार कोरोना ने सब कुछ खत्म कर दिया है। कारोबार की स्थिति यह है कि इस बार विंटर में पर्यटकों की कमी साफ देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटक पहाड़ चढ़ेंगे और जो पर्यटन कारोबार है वो भी अपनी रफ्तार पकड़ेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। गंगोत्री धाम बंद होने में अब सिर्फ 5 दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में गंगोत्री धाम वीवीआईपी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। मंगलवार को गंगोत्री धाम में नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ अपने परिवार के साथ पहुंचे और मां गंगा और गंगोत्री मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।